हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो हम लोग चला रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास किस सेक्शन से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक से, और देखते हैं किसका अपन लोग सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं एंड इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आने से पहले एक बार जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं अपने पास क्या क्या टर्म्स अपने पास गिवन है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अपने पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि कुछ ये है x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस mz इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू k। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब देखो यहां पर इसने बोल दिया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये ऑप्शंस अपने पास गिवन है। ठीक है, इसने क्या बोला कि ये जो सिस्टम है आपके पास, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? इफ m इज नॉट इक्वल टू 4, k इज नॉट इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 5। तो बताना है हमें कि किस वैल्यू के लिए अपने पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो उससे पहले जरा अपने पास ये सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कट यहां से। ठीक है, इसको किया कट एंड किया पेस्ट यहां पर। तो अपने पास ये सिस्टम आ चुका है यहां पर अपने पास। ठीक है, ओके, तो अपने पास ये सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस सिस्टम की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी अपने पास वो कुछ इस टाइप की बनेगी, 1 1 5 3 1 2 m 5 1 2 4 k। ठीक है, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अगर हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो रो 2 में हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 1। जब हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1 1 5 3 1 1 5 3। 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, m माइनस 5, 5 माइनस 3 इज 2। 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 एंड k माइनस 3। अगर हम लोग रो 3 में हम लोग ऑपरेशन यूज करें रो 3 माइनस रो 2, तो अपने पास यहां से क्या आएगा 1 1 5 3 0 1 m माइनस 5 2 0 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 1 माइनस m प्लस 5, माइनस 1 माइनस m प्लस 5। अपने पास कितना गया यहाँ से माइनस m प्लस 4 आ गया, दिस इज माइनस m प्लस 4 एंड दिस टर्म इज k माइनस 3 माइनस 2, दिस टर्म इज k माइनस 5। ठीक है, अपने पास ये आ गया। तो जब हमने सिस्टम को जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो अपने पास जो टर्म्स जो अपने पास इक्वेशन आ गई, या फिर कह लो जो अपने पास मैट्रिक्स लास्ट में बची वो कुछ ये बची। अब सिस्टम के सॉल्यूशन में बात करते हैं कि अपने पास सिस्टम अगर अपने पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कंसिस्टेंट कब होगा? ये कंसिस्टेंट मतलब इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में बोला गया कि इस सिस्टम के पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है उसके पास, तो उस केस में अपने पास ये वाली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अपने पास जब हमने सिस्टम को जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिया तो अपने पास ये आ गया, और जब मैंने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया तो अपने पास लास्ट में मैट्रिक्स बचती है ये। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि ऑप्शन नंबर ए में अपने पास बोला गया है कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ m नॉट इक्वल टू 4। अगर m की वैल्यू 4 नहीं होती है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है।
चलो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग कमेंट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ m नॉट इक्वल टू 4। अब देखिए ऑब्वियस ही बात सही है, अगर m की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होती है तो देखो ध्यान से, अपने पास यहां मिल रहा है पिवोट एलिमेंट, यहां मिल रहा है पिवोट एलिमेंट, अगर ये वाला टर्म अपने पास नॉन जीरो मिल जाए तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। वही बोला गया ये चीज। तब हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी हो जाएगा। तो इस केस में अपने पास सिस्टम यहां पर कंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब हो रहा है, जब ये m की वैल्यू 4 नहीं ले रहा है। ठीक है, m नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म अपने पास जीरो कब होगी, जब m की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कोई और वैल्यू का अपने पास ये जीरो नहीं देगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी में अपने पास क्या बोला गया है, जरा वो भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर भाई बी में बोला गया है अपने पास, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट if k is not equal to 5। system is consistent if k is not equal to 5। चलिए ऐसा करते हैं, जरा इस वाले सिस्टम को जरा यहां से कॉपी करते हैं एंड देखते हैं अपने पास कि हम लोग यहां से कंडीशन क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, हमने यहां से कॉपी किया, यहां पे हमने ये पेस्ट किया और अपने पास जो ये सिस्टम आ गया वो सिस्टम कुछ आ रहा है ऐसा इस टाइप का। ठीक है, ये बोला गया कि देखो अगर k की वैल्यू 5 नहीं होती है, अब देखो यहां पे m की वैल्यू पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू पे कमेंट किया गया है, मतलब ये वाली वैल्यू अपने पास जीरो भी हो सकती है। यस और नो, अगर ये वाली वैल्यू जीरो, ऑब्वियस सी बात है ये तो अपने पास इस केस में नॉन जीरो रहने वाली है, दिस वैल्यू इज नॉन जीरो। तो बताइए इस केस में अगर ये वाली वैल्यू जीरो होगी, मान लो मैंने m की वैल्यू 4 चूज कर ली, तो इस केस में रैंक ऑफ a जो होगा वो नॉट इक्वल हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी के। मतलब सिस्टम के पास इनकंसिस्टेंस का केस आ चुका है। अगर हम k की वैल्यू 5 नहीं पिक कर रहे हैं तो k की वैल्यू 5 नहीं पिक करेंगे तो बताइए ये तो नॉन जीरो रहेगा, बट इस केस में अपने पास m की वैल्यू पे कुछ भी कमेंट नहीं किया गया, इसीलिए अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास अभी तक ऑप्शन नंबर ए सही गया है, ऑप्शन नंबर बी गलत। अब जरा चेक करते हैं कि अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे देखें, उसने ये बोला है दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ m इज इक्वल टू 4। अगर m की वैल्यू 4 हो जाती है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। जो चीज हमने ऑप्शन बी में पढ़ी है वही हम लोग यहां पढ़ते हैं। अगर m की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, समझ लो मान लीजिए हमने m की वैल्यू 4 ले ली, तो बताइए k की वैल्यू अपने पास ऐसी भी तो हम लोग पिक करते हैं जो जहां पे अपने पास ये वाली टर्म पर नॉन जीरो मिल जाए। मान लो भाई मैंने ये मैट्रिक्स बनाई 1 1 5 3 1 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, राइट, 2 दिस 0 0 0, दिस इज k माइनस 5। अगर मैं k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 में कोई सी वैल्यू पिक करूं k की, तो बताइए इस केस में हमेशा अपने पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये बात मानते हो? तो इसीलिए अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी भी है वो भी है अपने पास इस केस में गलत है। बात सही है। अब जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी अपने पास बहुत ही इंटरेस्टिंग दे रखा है, बच्चों ने इस ऑप्शन को वहां पर लगा के ही नहीं आए थे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या बोलता है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी में, कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब k की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दें तो। इफ k इज इक्वल टू 5, बात सही है। मान लो भाई मैंने k की वैल्यू 5 रख ली, ठीक है, 1 1 5 3 0 1 m माइनस 5 2 0 0 माइनस m प्लस 4 और दिस वैल्यू इज 0। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि m की वैल्यू 4 हो गई,
अगर m की वैल्यू 4 होगी तब भी बताइए अपने पास इस केस में रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a भी है। अगर ये वाली वैल्यू अपने पास 0 अगर होती भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नॉन जीरो भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी इस केस में मेरे पास क्या है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a भी। इसका मतलब क्या है कि व्हेन k इज इक्वल टू 5 एंड m इज नॉट इक्वल टू 4, this system have consistent solutions. So option number A and D is the correct options. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर समझना है तो उस क्वेश्चन को वन बाय वन एक एक लाइन को समझो, तब समझ पाओगे आप लोग। क्योंकि बच्चों ने गलती की, बच्चों ने गलती यही की, उन्होंने m नॉट इक्वल टू 4 तो ऊट पटांग वैल्यू पिक कर रहे हैं k की, k इज इक्वल टू 5 तो ऊट पटांग वैल्यू पिक कर रहे हैं m की। सिस्टम को आराम से समझो, बस मेन क्या है कि अगर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स निकल के सामने लास्ट में आ रही है तो आप यहां से आराम से एनालिसिस कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास गिवन है कुछ ये, लेट p एंड q बी रियल matrices of size 4 by 6 and 5 by 4 respectively. If rank of q is 4 and rank of qp is 2, then rank of p is equal to, तो बताना है हमें यहाँ पर रैंक ऑफ qp। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं एंड किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है सिल्वेस्टर रैंक इनइक्वालिटी का, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली वहां पर अटेंड कर सकते थे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जनरल यहाँ पे रूल लिखवाता हूँ। अगर A अपने पास मैट्रिक्स है m बाय n की एंड B मैट्रिक्स है n बाय p की, ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में रैंक ऑफ ए बी को अपन लोग लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, और ए बी में जो अपने पास ये एन जो आता है दिस एन। ठीक है, हम लोग बस खाली यहाँ पे इस सिल्वेस्टर रैंक इनइक्वालिटी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दिस इज सिल्वेस्टर रैंक इनइक्वालिटी, बस खाली आपको इसका यूज करना है एंड देन सिंपली आपके पास सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कैसे, आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पे पी एंड क्यू मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर। सो गिवन है आपके पास पी एंड क्यू, पी आपके पास मैट्रिक्स है 4 by 6 की, राइट, दिस इज ओ सॉरी हाँ दिस इज 4 by 6 राइट, एंड क्यू मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 5 by 4 की, दिस इज 5 by 4। और अगर आप क्यूपी मैट्रिक्स डिफाइन करोगे तो क्यूपी मैट्रिक्स आपके पास जो आएगी वो आएगी कितने ऑर्डर की, दिस इज 4 by 5 एंड वेट ओके, आपने को क्यूपी डिफाइन करना है ना। सो 5 by 4 4 क्रॉस 6, तो दिस मैट्रिक्स इज 5 by 6 ऑर्डर। तो अपने पास यहां पर ये मैट्रिक्स गिवन है पी क्यू क्यूपी। अपने पास और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो रैंक ऑफ क्यू है वो दे रखी है गिवन 4 एंड रैंक ऑफ क्यूपी अपने पास गिवन है कितनी, दिस इज 2। तो अगर हम लोग यहां पे रैंक ऑफ क्यूपी को यूज करें तो इट इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू रैंक ऑफ पी ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू प्लस रैंक ऑफ पी माइनस का एन। और यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, यहां पर एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, दिस इज 5 by 4 एंड 4 by 6, दिस मैट्रिक्स इज क्यू एंड पी। अपन लोग क्यूपी पे एनालिसिस कर रहे हैं तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, उनके पास 4 हो गई। तो अपन लोग अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो रैंक ऑफ क्यू प्लस रैंक ऑफ पी माइनस का 4 इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू पी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू रैंक ऑफ पी। ठीक है, रैंक ऑफ क्यू आपके पास गिवन है, रैंक ऑफ क्यू इज 4 प्लस रैंक ऑफ पी आपको फाइंड करना है,
इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ क्यूपी भी आपके पास गिवन है 2, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू आपके पास गिवन है 4 एंड रैंक ऑफ पी, राइट। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो अपने पास क्या है, रैंक ऑफ पी इज लेस देन और इक्वल टू 2, रैंक ऑफ पी की जो वैल्यू रहेगी वो 2 या 2 से कम रहेगी। अब देखो हमने क्या बोला कि रैंक ऑफ पी की वैल्यू जो भी रहेगी वो 2 या 2 से कम रहेगी, तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है ये 4 तो यहां पे आने वाला है, सिंपल सी बात है ना। तो इस केस में अपने पास जो भी होगा वो यहाँ पे रैंक ऑफ पी ही आएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ पी। तो यहां से हम लोग क्या एनालाइज क्या इंप्लाई कर देंगे कि रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर इज 2। तो इस केस में हमें रैंक ऑफ पी ही पूछा गया था, द रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, अगेन आपने करा क्या है इस क्वेश्चन में, जो गिवन है आपके पास, जो चीज गिवन है पहले आपने उसको सामने लिखा एंड देन सिंपली बस खाली आपके पास जो कॉन्सेप्ट था सिल्वेस्टर रैंक इनक्वालिटी का आपने यहाँ पे यूज किया एंड बस लास्ट में बेसिक इनक्वालिटी का यहाँ पे यूज करके आपने रैंक ऑफ पी को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास दिया गया है कुछ ये, लेट एम इज दिस एंड अल्फा बीटा गामा आपके पास गिवन है ये, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स अपने पास कोई भी एक कॉलम वेक्टर गिवन है, देन एम एक्स इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ ट्रेस ऑफ एम इज। अगेन यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैम सेक्शन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके एक या दो क्वेश्चन तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमेशा बनते हैं, जो कि आपको वहां पर यूज होने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा हम लोग इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। अपने पास यहां पर गिवन है एम मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स आपके पास जो है वो है ये अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 गामा। ठीक है, अपने पास अल्फा बीटा गामा इन तीनों रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो अपने पास गिवन है वो क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1। बात सही है। और ये तीनों ही अल्फा बीटा गामा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स अपने पास कोई कॉलम वेक्टर है, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इफ ट्रेस ऑफ एम इज। चलिए देखते हैं कि अपने पास इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे कब। आपको ये पता है कि अगर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, अगर ए आपके पास n बाय एन की मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और अगर आप यहां पे ये दिखा दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, तो बोलो आप यहां से बोलते हो कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बस वही दिखाना है आपको। सबसे पहली बात, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है बस। जैसे ही आपने इस डिटर्मिनेंट दिखा दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 0 ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, देन आप डायरेक्टली वहां पे इंप्लाई कर सकते हो कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भाई मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया, बेसिक कॉन्सेप्ट, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहता है इस केस में, तो भैया हम बोल देते हैं यहां पे अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो अगेन वर्ड को पकड़ना है। अगर आपने वर्ड्स को कैप्चर कर लिया एग्जाम हॉल में तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल था। चलिए देखते हैं, अल्फा बीटा गामा -1 -1 गामा -1 प्लस का 1 1 माइनस बीटा, राइट। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस का बीटा। बात सही है। ठीक है, अपने पास गिवन है कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। और ये अपने पास क्या, इसको कुछ हम ऐसे लिख लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या एग्जैक्टली अपने पास, अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए।
सही है। तो इस केस में अपने पास जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये अपने पास डायगोनल एंट्रीज है, अगर इनका सम कर दें तो यही तो अपने पास ट्रेस हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एम हमें चाहिए 0, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे जिससे अपने पास 0 आ जाए। सो ट्रेस ऑफ एम, और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। मतलब अगर ट्रेस, अगर हम 3 पिक करते हैं यहां पर, इस मैट्रिक्स का ट्रेस अगर हम लोग 3 लेते हैं तो इस केस में इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास इस केस में, इफ ट्रेस ऑफ एम इज 3। क्लियर। अगेन सिंपल अप्रोच, बेसिक अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं मैंने समझाया मैंने आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपने पास क्या बोलता है। लेट ए इज दिस 1 2 0 -1 5 2। बी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो अपने पास लिख लेते हैं इस चीज को यहां पर। तो सॉल्यूशन जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है 2/3 ऑर्डर की, 1 2 0 -1 5 2 2/3 ऑर्डर की। और जो बी मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास वो दे रखी है 1 2 -1 0 3 1, दिस इज 3/2 ऑर्डर। देन इस केस में आपको बताना है कि नल स्पेस ऑफ ए, रेंज स्पेस ऑफ बी। सो एन ऑफ ए आपके पास डिनोट कर रहा है यहां पे इस केस में नल स्पेस ऑफ ए, एंड आर ऑफ बी आपके पास डिनोट कर रहा है यहां पर दिस इज रेंज स्पेस ऑफ बी। तो बस खाली हमें बताना है यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ बी। तो नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ बी, इसकी डायमेंशन अपने पास क्या होगी। अब बस हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। देखिए अपने पास यहां पर ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखी है 1 2 0 -1 5 2। ठीक है, हम क्या क्या रहे हैं, हमें इसका नल स्पेस निकालना है। मतलब देखो सिंपल समझते हैं पहले कि नल स्पेस और रेंज स्पेस का मतलब क्या होता है। अगर हमने यहां पर दो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की, समथिंग आर एन से आर एन तक हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो नल स्पेस में कौन से वेक्टर्स आएंगे और रेंज स्पेस में कौन से वेक्टर्स आएंगे पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए अपने पास ये 0 वेक्टर है, यहाँ पे ये 0 वेक्टर, ऑब्वियस ही बात है ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो भैया यहाँ पे 0 वेक्टर की मैप 0 पे जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये वाला वेक्टर भी 0 पे जा रहा है, ये वाला वेक्टर भी 0 पे जा रहा है। तो जो ये 3 वेक्टर्स जो यहां से जितने भी वेक्टर्स जा रहे हैं इस 0 पर, वो सभी के सभी कहां आ जाएंगे, इस नल स्पेस में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या कि नल स्पेस में हम वो सभी वेक्टर्स ले रहे हैं जो कहां पे जाए, अपने पास 0 पे जा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। सिमिलरली हम लोग क्या बोलते हैं रेंज स्पेस में, कि अपने पास जिन वेक्टर्स की प्री इमेज मिल जाए, जिन वेक्टर्स की हमें प्री इमेज मिल जाए, सिंपल सी बात, ये अपने पास वेक्टर्स हैं यहां पर, ये वाले वेक्टर्स, अगर हमें इन वेक्टर्स की प्री इमेज मिल जाए तो भैया हम बोल देंगे ये हमारे पास आ जाएंगे रेंज स्पेस ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जरा इस कॉन्सेप्ट को यहां पे लिंक करते हैं। तो अगर हम लोग नल स्पेस ऑफ ए डिफाइन करते हैं तो नल स्पेस ऑफ ए में हम वो सभी एक्स वाई जेड पिक कर रहे हैं सच दैट ax इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। बात सही है। तो ए मैट्रिक्स अपने पास रखी है 1 2 0 -1 5 2। इसका मतलब क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड -x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपने पास नल स्पेस। ऑब्वियस ही बात है नल स्पेस की डायमेंशन यहाँ पे क्या है वो निकाल सकते हो आराम से आप। ठीक है, सिस्टम को सॉल्व करो, आपके पास यहाँ पे ये होमोजेनियस सिस्टम है। अब पता है कि नल स्पेस होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, राइट। तो इस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो। अब जरा हम बात करें बी की, तो बी अपने पास दे रखा है कुछ 1 2 -1 0 1 2 -1 0 एंड 3 1, राइट। दिस पार्ट इज 3 1। अगर हम लोग रेंज स्पेस ऑफ बी की बात करें
तो देखो रेंज स्पेस ऑफ बी में क्या बोलते हैं, जिन वेक्टर्स की हमें प्री इमेज मिल रही है भाई वही तो अपने पास आएंगे। मतलब अपने पास रेंज स्पेस बी में अपने पास कैसे वेक्टर्स आएंगे, ए प्लस टू बी माइनस ए, और ये हो गया थ्री ए प्लस बी, जहां पर अपने पास ए एंड बी अपने पास कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। ठीक है, डेफिनेटली आप कोई भी ए बी पिक करोगे तो डेफिनेटली आप इस मैट्रिक्स जो भी रेंज स्पेस आएगा वो मिल जाएगा आपको रेंज स्पेस सेट में। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड नल स्पेस, नाउ वी हैव टू फाइंड नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ बी। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालने, अगर हम ये सेट बना ले तो बोलो अपने पास डायमेंशन निकालना इजी रहेगा, यस और नो। आपको पता है कि इंटरसेक्शन भाई होता क्या है, x बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करेगा W1 में भी एज वेल एज W2 में भी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वेक्टर, अगर कोई टपल अपने पास इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो नल स्पेस से भी बिलोंग करेगा एज वेल एज रेंज स्पेस से भी बिलोंग करेगा। तो हम लोग ने जब ऐसा सेट बनाया है यहां पर, ठीक है, हम लोग यहां पे वो सभी टपल ले रहे हैं इस टाइप के a प्लस टू बी, जो कि इस कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑब्वियस है, हमें देखो हमें टपल चाहिए इस टाइप के और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो a प्लस टू बी माइनस ए ऑफ थ्री ए प्लस बी, और जैसे ही आप ये कंडीशन पे रखोगे तो आपके पास यहां से क्या मिलेगा, a प्लस टू बी माइनस का टू ए। ठीक है, x अपने पास कितना है, a प्लस टू बी, वाई अपने पास क्या है, माइनस ए। सो a प्लस टू बी माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये वाला अपने पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास बन गया ये नल स्पेस। मतलब यहाँ पे वो सभी वेक्टर्स आ गए जो कि नल स्पेस में भी अपने पास है एज वेल एज रेंज स्पेस में भी है। तो मतलब क्या है कि हमें इसकी डायमेंशन निकालनी, तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू रखी टू बी, तो ए की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे टू बी पुट की, तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया फोर बी, ये हो गया माइनस का टू बी, और ये हो गया ए की वैल्यू टू बी, तो सिक्स बी प्लस बी सेवन बी, वेयर बी बिलोंग्स टू आर। अब जरा ये बताइए कि इस सेट में कितने फ्री वेरिएबल है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज वन। सो द डायमेंशन ऑफ null space intersection range space of B is equal to 1। सो इसका करेक्ट आंसर अपने पास क्या होगा यहाँ पे इस केस में, करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे मैट्रिक्स की हेल्प से पहले आप सेट बनाइए, सेट की हेल्प से देन आप उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, डायमेंशन का कैसे निकालना है तो वो पूरा बताया मैंने यहाँ पे प्रोसीजर आपको। अब जरा बात करते हैं अपने पास ये आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन तरफ पर कैसे इसको अप्रोच करना है एंड कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका इजी वे में। चलिए देखिए अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन पे जब आएंगे तो यहाँ पे दे रखा है लेट पी बी ए 7x7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 4। तो अपने पास यहाँ पर गिवन है जो रैंक ऑफ पी है वो अपने पास क्या गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है। ठीक है, let alpha belongs to R7 be a column vector, then the rank of P plus alpha transpose is at least, most important mark this word, at least, कम से कम इसकी रैंक अपने पास क्या होगी वो बतानी है इस मैट्रिक्स की, P plus alpha ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस अल्फा पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसके ऊपर हम लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं जरा वो भी देखते हैं। क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्योंकि अपने को निकालना है कि इस मैट्रिक्स की रैंक एटलीस्ट क्या होने वाली है वो बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने पास ए मैट्रिक्स क्या है पी, और बी मैट्रिक्स क्या अपने पास अल्फा ट्रांसपोज। मान के चलिए कि अगर हमने जीरो वेक्टर ले लिया तो बताइए इस केस में रैंक ऑफ अल्फा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग अल्फा नॉन जीरो पिक करते हैं, एक कॉलम वेक्टर की बात हो रही भाई यहाँ पे, ठीक है, कॉलम वेक्टर बोले तो 7x1, ठीक है,
अल्फा की जो मैट्रिक्स साइज होगा वो होगा 7/1 का। अगर अल्फा नॉन जीरो लिया तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो रैंक होगी अल्फा अल्फा ट्रांसपोज की वो अपने पास क्या होने वाली है इस केस में, वो हो जाएगी 1। बात क्लियर है यहां तक सबको? अगर अल्फा नॉन जीरो है तो ये दोनों केस आपके लिए एज एन होमवर्क है। इजी पार्ट है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आप लोग इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो। हम लोग बस खाली इसी कॉन्सेप्ट का खाली इसका बस खाली हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए रैंक ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रैंक ऑफ पी प्लस अल्फा अल्फा ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ पी माइनस का रैंक ऑफ अल्फा अल्फा ट्रांसपोज, तो ये अपने पास क्या होगा? देखो अगर ये अल्फा जीरो वेक्टर लिया तो इस केस में अपने पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स की एटलीस्ट रैंक 4 होगी कब? जब ये अल्फा जीरो होगा। बट हमें देखो अल्फा पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है और हमें पूछा गया कि इस मैट्रिक्स की एटलीस्ट रैंक क्या होगी। अगर हमने अल्फा नॉन जीरो ले लिया तो इस केस में अपने पास क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ पी इज 4 - 1 इज 3। तो अपने पास इस मैट्रिक्स की एटलीस्ट रैंक क्या आएगी? कम से कम वो क्या आएगी? 3 आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है अपने पास इस क्वेश्चन का। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार शेयर करना मत भूलिएगा। अब बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी कंटेंट डालने वाले हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वालों के लिए ही है। ठीक है, उनके लिए कंप्लीट सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं यहाँ पे कि लीनियर अलजेब्रा का पूरा बेसिक से कोर्स स्टार्ट करूंगा एंड धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे अपन लोग चीज़ों को। जैसे जैसे कंटेंट पढ़ता जाएगा इस चैनल पे आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।